एक हिदायत है हमारे सामने, आप देखेंगे तो सीटीएट में इस तरीके का हिदायत दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ से सवाल को सॉल्व करना है। हलशुदा पर्चा है, 1 दिसंबर 2022 का है ये। देखिए पूछा क्या गया है, हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। शुक्रिया। SN कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये इख्तिबास है, हम पढ़ते हैं उसके बाद जवाब देंगे। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर के साथ दीजिएगा। एक बात बताना भूल गया हूँ, सीटीएट का जो क्लास है वो 8 बजे रात में होगा, 8 PM को, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। इनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें। इन्होंने 20 साल की उम्र के आसपास अल हिलाल और अल बलाग नाम से 2 अखबार निकाले। इन अखबारों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ मजमून लिखे। इनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। मौलाना आज़ाद में लिखने बोलने की गैर मामूली सलाहियत थी, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत थी। वालेकुम अस्सलाम तमाम साथियों को। मौलाना आज़ाद ने कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जमा किया था। गुबार खातिर इनकी मशहूर किताब है, इसमें खुतूत शामिल है। खुतूत का मजमुआ है गुबार खातिर। ये सेम इक़्तिबास सीटीएट ने दिया था दिसंबर 2022 के लिए। तो पहला सवाल हमारा इसी इक़्तिबास से है और सवाल क्या है, थोड़ा सा जूम करेंगे या आपके लिए इस तरह लाएंगे सामने। सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही से क्या शौक था? पढ़ने लिखने का, शेरो सियाहत का, कहानियाँ लिखने का, पहनने और ओढ़ने का। तो अब ये इतना आसान है, इख्तिबास से जब आप सवाल देंगे तो कितना आसान हो जाएगा। तो अब आप भी अपनी तैयारी के लिए हर सवाल का जवाब सवाल नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं, तो 1 लिखने के बाद आप दे सकते हैं A, B या फिर C या फिर D, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही से क्या शौक था? तो दोस्तों इख्तिबास में आपने पढ़ा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, तो इसलिए 1 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग जी। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल देखिएगा, इनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं थी? जी, वो इसकी स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़े, वो खेलों में अपना वक्त बर्बाद न करें, वो दोस्तों के साथ घूमने न जाएं, वो बहुत ज़्यादा तकरीर न करें। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद को कौन सी बात इसमें से पसंद नहीं थी? दूसरे नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? कमेंट में देते जाइए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट का जवाब। दूसरा सवाल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा, इनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़े। तो 2 नंबर का क्या सही ऑप्शन होगा कि वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़े, ये बात इनके वालिद साहब को पसंद नहीं थी। तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। तीसरा सवाल है, इन्होंने किस उम्र में 2 अखबार निकाले? 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र के आसपास, 15 बरस की उम्र में, 40 बरस की उम्र में। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 2 अखबार निकाला था। एक अखबार का नाम था अल हिलाल और दूसरे का नाम था अल बलाग। तो इन दोनों अखबारों को उन्होंने जी किस उम्र में इन दोनों अखबारों को उन्होंने निकाला था? तीसरा सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा कि 20 साल की उम्र के आसपास इन्होंने इन दोनों अखबार को निकाला था। तो 3 नंबर सवाल का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बराए मेहरबानी। चौथा सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखबारों में किसके खिलाफ मज़ामीन लिखे? अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की पॉलिसी के खिलाफ, अंग्रेज़ अफसरों के जुल्म के खिलाफ, या फिर उस वक्त की सियासत के खिलाफ? फैज़ अकरम, साइमा नाज, वालेकुम अस्सलाम, जीनत परवीन, मेहर, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। चौथा सवाल है कि मौलाना आज़ाद ने अखबारों में किसके खिलाफ मज़ामीन लिखे? तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा इक़्तिबास को, इक़्तिबास में दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं, अंग्रेज़ अफसरों के जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं, उस वक्त की सियासत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ। तो 4 नंबर सवाल का भी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, मौलाना आज़ाद की तकरीरें कैसी हुआ करती थी? उनकी तकरीर आलिमाना हुआ करती थी, ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी, इनकी तकरीर में ग़ैज़ो ग़ज़ब था, इनकी तकरीर में मजहबी नुक्ते हुआ करते थे। साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तकरीरें हैं वो ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थीं। आपने इक़्तिबास में भी पढ़ा होगा। तो 5 नंबर सवाल का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जमा किया था? मजहबी मज़ामीन का, अहादीस और तफसीर का तर्जमा, कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का तर्जमा, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन का तर्जमा। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जमा किया था? तो कुरान पाक के एक बड़े हिस्से का इन्होंने तर्जमा किया था इक़्तिबास के मुताबिक। 6 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, पूछा गया सवाल है, ख़त की जमा है खुतूत, मखतूतात, मखतूतातों, खुतूतियात। देखिए ये सेम सीटीएट ने ये ऑप्शन चूज़ किए हैं, मतलब लगाए हैं, ये सवाल उन्होंने दिए हैं जी। ख़त की जमा खुतूत, ख़त की जमा क्या होगी? खुतूत। तो 7 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से दोस्तों खत का जो सिमिलर अल्फाज होता है जी, मकतूब क्या होता है, मकतूब का मतलब भी होता है खत, ठीक है। और मकतूब की जमा होती है मकातीब, क्या होती है, मकातीब, ये के साथ, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से एक होता है मकतब, जिसमें हम और आप पढ़कर बड़े हुए हैं, मकतब जिसमें छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो एक है मकतूब जिसका मतलब होता है खतूत या खत, इसकी जमा आती है मकातीब। लेकिन मकतब है, इसकी जमा आती है मकातिब। क्या आती है, मकतब की जमा मकातिब बगैर या के, लेकिन मकतूब की जमा आती है मकातीब। अगर मान लीजिए कि जिस तरह खत की जमा CTET ने पूछ लिया, उसी तरीके से अगर मकतूब की जमा पूछ ले तो फिर हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। तो मकतूब की जमा मकातीब या के साथ, मकतब की जमा मकातिब बगैर या के। तो इस सवाल का ए ऑप्शन राइट हुआ, मैंने बता दिया था। 8 नंबर सवाल है, आज़ादी का मुतजाद है कफस, असीरी, कैद, गुलामी। आज़ादी का मुतजाद क्या होगा जी, नेहा असफिया, सबा मुनव्वर, साइमा नाज, सिमरन, मोहम्मद नसीमुद्दीन, जीनत परवीन जी, तमाम साथियों का इस्तकबाल। देखिए आज़ादी का मुतजाद होता है गुलामी, क्या होता है, गुलामी। और ये सब सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने तरफ से लगा दिया है। अच्छा, एक इख्तिबास और है, मैंने कहा ना कि 2 इख्तिबास मैंने ऐड किया है जो पूछा गया था CTET के द्वारा, तो 2 इख्तिबास मैंने ऐड किया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मंजर, बाजार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है, दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियां सजी हुई हैं। एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है, यूसुफ के उस्ताद उसके पास खड़े हैं। मास्टर साहब, मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी। यानी ये तो मंजर है, यानी नाम है, ये मंजर स्टूडेंट है और उसके मास्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए, सही करने के लिए दी थी, तुमने उसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी। तो यूसुफ बोलता है, जनाब मैं जब पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ, मैंने सोचा क्यों ना एक नई घड़ी भी आपके पास हो। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर सवाल है, इत्तेबास से ही जवाब दीजिएगा। बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान है, दवाइयों की दुकान, घड़ियों की दुकान, किताबों की दुकान, चाबियों की दुकान। एकदम आसान है, इत्तेबास से जब आप जवाब देते हैं। MD हिदायत साहब जी, चलिए नए नए साथी जुड़ रहे हैं, तमाम साथियों का इस्तकबाल। सर आज पहली बार आए, सिमरन कह रही हैं सर आज पहली बार आए, इस्तकबाल। शाइस्ता परवीन जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट से आए हैं। CTET का क्लास हर दिन 8 बजे रात में होगा, जरूर ज्वाइन होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँगा। तो बाजार के एक तरफ कोने में घड़ियों की दुकान थी, तो 9 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां सवाल है, यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था, एक अलमारी के पीछे, एक शोकेस के पीछे, एक शेल्फ के पीछे, एक मेज के पीछे। शाइस्ता पर कितने बजे से होता है, जवाब दीजिए, क्लास कितने बजे से होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया 8 PM, रात के 8 बजे से CTET का क्लास हो रहा है, 3 दिनों से, 3 दिनों से 8 PM को हर थंबनेल में लिखा रहता है लाइव क्लास 8 PM। अगर आप देखेंगे हमारा थंबनेल तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा लाइव 8 PM दिख रहा है, लाइव 8 PM आपको दिख रहा होगा, हर PDF में मतलब थंबनेल में मिलेगा। तो यूसुफ कहाँ बैठकर काम कर रहा था, एक शोकेस के पीछे, तो क्या हो जाएगा जवाब, बी ऑप्शन इस सवाल का भी राइट होगा। बहुत अच्छा दिया है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ने, बहुत अच्छा। 11वां सवाल है, मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, अपने दोस्त की घड़ी, अपनी नई घड़ी, अपनी पुरानी घड़ी, अपने बेटे की घड़ी। गौर कीजिएगा, इसी इख्तिबास से सवाल है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत करने के लिए दी थी। दोस्त की घड़ी तो नहीं दी थी, अपनी नई घड़ी भी नहीं दी थी, अपने बेटे की घड़ी भी नहीं दी थी, बल्कि अपनी पुरानी घड़ी इन्होंने दी थी। तो 11 नंबर सवाल का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा दिया है साइमा नाज ने और मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब ने, आपने बी दिया है नसीमुद्दीन साहब, गलत आंसर है जी। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ने सही दिया, नेहा असफिया ने सही दिया, हिदायत जी ने सही दिया है, बहुत अच्छा। जीनत परवीन जी ने सही दिया जवाब। 12 नंबर सवाल है, यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा, एक नई घड़ी, एक नई छतरी, एक नई ऐनक, एक नया पेन। इख्तिबास से सवाल है तो बिल्कुल आसान होना चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। यूसुफ ने मास्टर जी को जो भेजा था दोस्तों, नई घड़ी भेजा था, एक नई घड़ी भेजा था। और मास्टर साहब ने पूछा कि तुमने नई घड़ी क्यों भेजा, तो यूसुफ ने कहा कि मास्टर साहब जब से मैं पढ़ रहा था आपसे, तब से मैं देखता हूं कि आप वही पुरानी घड़ी पहने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए क्या करूं, एक नई घड़ी भिजवा दूं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों भेजी, क्योंकि उनकी घड़ी की सुइयां टूट गई थी, क्योंकि उनकी घड़ी का शीशा टूट गया था, क्योंकि उनकी घड़ी चोरी हो गई थी, या फिर क्योंकि उनकी घड़ी बहुत पुरानी थी। तो दोस्तों इख्तिबास में आपने देखा कि यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी इसीलिए भेजा था क्योंकि मास्टर साहब की जो पुरानी घड़ी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, इस वजह से 13 नंबर का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। और 13 का डी सबसे पहले दिया है साइमा नाज ने, मुबारक। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ मुख्तलिफ सवाल है, हिस्से की जमा, हिस्सों, हसामों, हसीयात, हसीयातों। और ये सवाल सारे के सारे सवाल 2022 में
जी 2022 प्लस 2023 के चुनिंदा सवालात हैं। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई भी सवालात ऐड नहीं किए हैं। तो हिस्से की जमा हो जाएगी हिस्सों, 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, नया का मुतजाद क्या होगा? बोसीदा, पुराना, जदीद, कदीम। सबसे पहले मुतजाद अल्फाज को समझिए। मुतजाद का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए दिन, दिन का उल्टा हो जाएगा रात, है ना। इसी तरीके से आग, आग का मुतजाद हो जाएगा पानी, है ना। तो मुतजाद का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो नया का मतलब क्या होता है? नया ही होता है। और इसका मुतजाद क्या हो जाएगा? जी नया का मुतजाद हो जाएगा पुराना। नया का मुतजाद पुराना, तो 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर नया की जगह जदीद रहता तो जदीद का मुतजाद कदीम हो जाता। जदीद का मुतजाद क्या हो जाता? कदीम हो जाता। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ से मखसूस सवालात हैं, इंपोर्टेंट सवालात हैं, इक़्तिबास के अलावा सवालात हैं। मखसूस मुफव्विज़ात, दरजात, कोर्स या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्के मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात हैं। गौर कीजिए सवाल पर, देखिएगा। मान लीजिए 30 नंबर है उर्दू का, और 30 नंबर में आप अगर 28 या 27 नंबर नहीं ला रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट आपके लिए और मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए 30 नंबर में कम अज़ कम 27 या 28 नंबर हर हाल में आपको लाना है अगर आप क्वालिफाइड करना चाह रहे हैं, ताकि आप जो है दोस्तों, चाहे CDP हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, या फिर मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या फिर GK GS हो, अगर इसमें आपका थोड़ा बहुत कम नंबर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 30 में से 28 या 27 नंबर लाइएगा और इन सब्जेक्ट्स में कम नंबर भी रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए सवाल का लेवल। मखसूस मुफव्विज़ात, मुफव्विज़ा का मतलब हमने बताया था होमवर्क जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमवर्क जिसे बोलते हैं। दरजात, कोर्स या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली जो मालूमात है, महारतों और रवैयों की वजाहत करने के वाले बयानात, आमोजिशी माहसल, आमोजिशी अंदाज, आमोजिशी सतह, आमोजिशी नाअहलियत। ये CTET का सेट किया हुआ ऑप्शन है, ये कोई मेरा सेट किया हुआ ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा, आमोजिशी माहसल, ये टॉपिक अभी मैंने नहीं, आमोजिश के बारे में कल पढ़ाया था। आमोजिश का मतलब होता है हासिल करना, तहसील करना। कल पढ़ाया था, आमोजिश का मतलब हासिल करना, तहसील करना। तो आखिर में क्या होगा? इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मालूमात, महारत और रवैयों की वजाहत वाले बयानात, यानी आमोजिशी माहसल है। तो 16 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको उर्दू वर्ड समझ में नहीं आती है, क्लास कीजिए, 2-4 दिन देखिए कैसा समझ में आएगा। 17 नंबर सवाल है, एक उस्ताद तलबा को आमोजिशी, फिर याद रखिएगा आमोजिश का मतलब होता है हासिल करना, जी सीखना, तहसील करना, ये सब माने होता है। आमोजिशी सरगर्मियों के जरिया लिखी और बोली जाने वाली जबान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका फराहम करता है। तो वो जोर दे रहा है कुल जिस्मानी रद्द अमल पर, काम पर मबनी जबान की तदरीस पर, दरसी किताब पर मबनी जबान की तदरीस पर, तदरीस के लुग़वी अंदाज़े नज़र पर। अब देखिए सवाल कितना टफ हो गया। शुरू में तो आप लोगों को लगा होगा कि बहुत आसान सवाल कर रहे हैं सर शाइस्ता जी, इसीलिए तो हम हर वर्ड का माने बता रहे हैं ना आपको। आमोजिशी मवाद जो होता है हासिल करना। और शाइस्ता जी कल आपने ही कहा था कि सवाल जवाब कराइए, कल तो आप ही ने कहा था कि सवाल जवाब कराइए, सवाल जवाब नहीं करना। पहले थ्योरी भी पढ़िए, थ्योरी। देखिए, आमोजिशी सरगर्मियों के जरिया लिखी और बोली जाने वाली जबान के इस्तेमाल, तहरीर करने और सीखने का जो मौका फराहम करता है, वो इस बात पर जोर दे रहा है, काम पर मबनी जबान की तदरीस पर, दरसी किताब पर नहीं। आपने सब जो ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन कुछ साथियों ने दिया है, गलत है। कभी भी याद रखिएगा, अगर दरसी किताब का ऑप्शन रहे तो मत लगाइएगा, ठीक। निसाब रहे, सलेबस रहे, सलेबस पर फोकस नहीं करना है छोटे बच्चों के लिए। 1 to 5, 6 to 8 में सलेबस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो काम पर मबनी जबान की तदरीस पर। ऑफिशियल आंसर की का जवाब बता रहा हूं। 18वां सवाल देखिए, दर्जे अव्वल का उस्ताद तलबा के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और इसी तरह की दूसरी सरगर्मियां करने के लिए कहता है। वो इनकी खाली जगह को फरोग दे रहा है। फरोग का मतलब होता है तरक्की, फरोग का मतलब तरक्की दे रहा है, मतलब चलने को कहता है, दौड़ने को कहता है, बैठने को कहता है, रेंगने को कहता है और दूसरी सरगर्मियां कराता है। तो किसको फरोग दे रहा है? कुल हुर्की महारतों को, जी लतीफ हुर्की महारतों को, कुल जिस्मानी रद्द अमल को, जिस्मानी तालीम की सरगर्मियों को। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी। हुर की महारत बोलते हैं सुनने के अमल को, है ना। कुल हुर की महारत सुनने का अमल है। लतीफ हुर की महारत, लतीफ का मतलब होता है नर्म नाजुक। सर थ्योरी बेस्ड रहेगा, इंशाल्लाह थ्योरी भी पढ़ाएंगे। आप लोगों ने ही कल रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने सवाल लगा दिया है। और वो भी मैंने प्रीवियस ईयर इसीलिए लगाया है कि आपको पता तो चले कि 30 में से क्या आप 27 या 28 नंबर ला पाएंगे। 30 में से एटलीस्ट 27 या 28 नंबर हर हाल में लाना है आपको। और अगर आप लाना चाहते हैं तो 8 बजे रात में हर दिन जुड़िएगा। एग्जाम तक इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बिला नागा क्लास कराऊंगा। इंपॉर्टेंट ओनली 199 में PDF टेस्ट सब मिलेगा आपको। तो दोस्तों, दर्जे अव्वल का उस्ताद तलबा को जब चलने के लिए कहेगा, दौड़ने के लिए कहेगा, बैठने के लिए कहेगा, रेंगने के लिए कहेगा और इसी तरह की दूसरी सरगर्मियां करने के लिए कहेगा, तो कुल जिस्मानी रद्द अमल होगा।
जिस्म का उसमें क्या होगा, दखल होगा। बच्चा जब चलेगा दौड़ेगा उसके पैर हरकत करेंगे, बदन उसके हरकत करेंगे, हाथ हिलाएगा, दिमाग का इस्तेमाल करेगा। तो कुल जिस्मानी, कुल का मतलब पूरा का पूरा, जिस्म का मतलब बदन, और रद्द अमल का मतलब क्या होगा, काम जो है उसका पूरा का पूरा बदन काम करेगा। तो कुल जिस्मानी रद्द अमल होगा। ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूं। 19वां सवाल देखिए, आमोजगारों की मतन को समझने और उससे मालूमात की बाजियाफ्त और मतन की ताबीर की महारत है। पढ़ने की रवानी, डिकोडिंग, इमला, पढ़ने की फहम। 19वां सवाल है। आमोजगार का मतलब होता है सीखना। आमोजगार का मतलब क्या होता है, सीखना। मतन का मतलब कोई तहरीर लिखी हुई हो। 18 का बहुत सारे साथियों ने सी दिया है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्लास सीटीएट के लिए एप्लीकेशन पर इंशाल्लाह कराऊंगा, जो लोग कोर्स लेंगे उनके लिए। आमोजगारों की मत, और हम आखिर में नहीं इंशाल्लाह बीच में ही कुछ टैग वर्ड बताएंगे। टैग वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड अगर वो ऑप्शन में आ जाए तो उसका जवाब हमेशा निगेटिव होगा, और कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा वो अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका जवाब पॉजिटिव में होगा, उसका जवाब नेगेटिव में होगा। ये टैग वर्ड भी होता है, सीटीएट में बहुत काम करता है वो। तो आमोजगारों की मतन को समझने और उससे मालूमात की बाजियाफ्त और मतन की ताबीर की जो महारत है, ये पढ़ने की फहम को बेहतर बनाएगा। इस आगे 20वां सवाल देखिए, सिर्फ 30 सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवालात नहीं है, घबराइएगा मत। आवाज निकालने के लिए जबान और होंठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाला हुर्की नुक्स, नुक्स का मतलब होता है खामी, गलती, खामी गलती क्या है? डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। और हमने जब आपको ये बताया था, क्या बताया था, हम जब आपको ये बता रहे थे, मतलब सिलेबस बता रहे थे, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमने अपने इसमें रखा था सिलेबस में, डिसलेक्सिया होता है, डिस्फेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हर बार पूछा जाता है। आमोजिश में अंदाज़े कद्र बतौर आमोजिश, आमोजिश के लिए अंदाज़े कद्र, आमोजिश का अंदाज़े कद्र, पैमाइश के 4 नमूने, तशखीसी अंदाज़े कद्र, तकमीली अंदाज़े कद्र, तश्कीली अंदाज़े कद्र के अक़साम, माहिर नफ्सियात, जिन पियाजे, वाइगॉट्स्की, नॉम चॉम्स्की, कोहलबर्ग, ये सारे के सारे नजरियात को आपको पढ़ने हैं जी। मॉन्टेसरी तरीका, सुकराती तरीका, इसी तरीके से इस्तिक़राई तरीका, इस्तिखराजी तरीका, तदरीस, आमोजिशी मवाद, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तभी इन सवालों को आप हल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आवाज़ निकालने के लिए ज़बान और होंठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाला हुर की जो नुक्स है, गलती है, खामी है जी, वो है डिस्प्रेक्सिया जी, डिस्प्रेक्सिया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का अगर आपने सी दिया है तो गलत है। सबसे जो सही जवाब दिया है आयशा जी ने दिया है, सही जवाब है। अगला सवाल गौर कीजिएगा, दर्ज झेल में कौन वाइगॉत्स्की के जबान के फरोग के नजरिए पर मबनी है? ये 30 सवाल मैं सिर्फ आपको बताने की पाती है, बच्चे जबान को मुस्बत ताउन के माहसल के तौर पर सीखते हैं। वाइगॉत्स्की का क्या नजरिया है? तो दोस्तों, वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चे जो जबान सीखते हैं या जबान उसकी जो फरोग हो पाती है, तरक्की पाती है, समाजी तामुल से, समाज से, मुआशरे से, अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से। तो समाजी तामुल से जबान फरोग पाती है, ये वाइगॉत्स्की का नजरिया है। 22वां सवाल है, दर्ज झेल में से कौन काम पर मबनी जबान की तदरीस के उसूलों में शामिल नहीं है? जी, काम पर मबनी जबान की तदरीस के उसूल में शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। ताउन, सरगर्म आमोजिश, बाज़ तहसील से तख्लीक, बाज़ तहसील से तख्लीक, तर्जमा पर गौर व फिक्र। 22वां सवाल है, तो देखिए मतलब जो है, कौन काम पर मबनी जबान की तदरीस, ताउन होगा तो जबान पर मबनी तदरीस होगा। सरगर्म आमोजिश, आमोजिश का मतलब हमने आपको बताया कि सीखना, हासिल करना, ये सब माने होता है। तहसील वगैरह आमोजिश का मतलब होता है सीखना, एग्जैक्ट वर्ड माना है। बाज़ तहसील से तख्लीक भी नहीं होगा, बल्कि तर्जमा पे गौर व फिक्र, ये उसूल में शामिल नहीं है। तर्जमा पर गौर व फिक्र, भाई छोटा बच्चा तर्जमा पर गौर व फिक्र क्या करेगा? मतलब 1 से 5 क्लास या 6 से 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तर्जमा पे गौर थोड़ी करेगा। वो कह रहे भाई ये उर्दू लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश में तर्जमा क्या होगा, है ना? वो तर्जमा पे गौर व फिक्र नहीं करेगा, इसीलिए ज़बान की तदरीस के उसूल में शामिल तर्जमा पे गौर व फिक्र नहीं है। 23 नंबर सवाल है, ज़बान की तदरीस का तामीरी अंदाज़ नज़र उस्ताद से ये तवक्को करता है कि वो पहले से तैयार शुदा मालूमात आमोजगार को फराहम करे। आमोजगार का मतलब सीखने वाला, याद रखिएगा मीनिंग को, आमोजगार मतलब सीखने वाला अपना खुद का निसाब तैयार करेगा। आमोजगारों को उनकी खुद की निसाबी किताब बनाने के लिए तैयार करे। आमोजगारों की उनके तजर्बात के इस्तेमाल से इल्म की तामीर में मदद करे। देखिए कैसे सवाल आते हैं सीटीएट में, सवाल आपको बहुत हार्ड लग रहे होंगे, यकीनन बहुत हार्ड सवाल है। तो दोस्तों, ज़बान की तदरीस का तामीरी अंदाज़ नज़र उस्ताद से ये तवक्को करता है कि आमोजगारों को, है ना, उनकी खुद की निसाबी किताब बनाने के लिए तैयार करे जी। तो यहाँ पर 23 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। 24 नंबर सवाल में देखिए, एक दावा है और दूसरा दलील है। दर्ज झेल में से मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए।
दावा किया गया है, अलिफ में है दावा, तदारुकी ताआवुनी तदरीस एक मुनज़्ज़म अमल है क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशखीस करता है और फिर मुनासिब तरीक़े कार इख्तियार करता है। दूसरा है दलील, सिर्फ सुनते जाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए, सिर्फ सुनिए। बा में बे ऑप्शन में है, बा है, दलील है कि एक उस्ताद को तदारुकी ताआवुनी तरीक़े कार के इतलाक़ से पहले तलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। 24 नंबर सवाल है। दावा है कि तदारुकी ताआवुनी तदरीस एक मुनज़्ज़म अमल है क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशखीस करता है, मतलब तलबा का जो मसला है ना, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसका जो मसला है तलबा का, उसकी तशखीस करता है, उसको जानता है, जांचता है, परखता है, फिर मुनासिब तरीक़े कार इख्तियार करता है। ये बिल्कुल सही बात है, दावा बिल्कुल सही है। दलील क्या है? एक उस्ताद को तदारुकी ताआवुनी तरीक़े कार के इतलाक़ से पहले तलबा की खूबी और कमज़ोरी से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है। वो भी 2022 और 23 में पूछा गया है, चूंकि जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो ऑफलाइन एग्जाम में तकरीबन 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चों ने मतलब पास किया था। सोचिए, 22 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चे क्वालिफाई किए थे 22 में। पहले, उससे पहले ऑनलाइन होता था, थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही ऑफलाइन पेपर लिया गया, बहुत हार्ड सवाल किया गया, तो ये सवाल उसी हार्ड सवाल का है ये। तो देखिए, मतलब उस्ताद को तलबा की गलती, मतलब खूबी का मतलब अच्छाई, और कमजोरी यानी बुराई, दोनों मालूम जब होगा तो उस्ताद उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो गोया के दावा भी सही है, दलील भी सही है। और ऑप्शन ए में है कि अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की दुरुस्त तौजीहा है, सही बात है। अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन बा अलिफ की दुरुस्त तौजी नहीं है, गलत है। अलिफ सही है, बा गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही है कि अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की दुरुस्त तौजी है, ये बात सही है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सही तो बोल रहा हूँ मैं भी। 25 नंबर सवाल है। दावा है कि आप जितने कम उम्र होंगे उतना ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। ये बात भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। दलील है, अगर ये बुनियादी सतह उम्र 3 से 6 साल, सही तलफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। इसमें भी दावा और दलील दोनों सही है, तो इसका भी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की दुरुस्त तौजीहा है। यानी बच्चा जितना कम उम्र होगा दूसरी ज़बान को उतना ही सीख पाएगा, उसके लिए आसान होगा। और अगर ये उम्र 3 साल से 6 साल की है तो सही तलफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना, सही तलफ़्फ़ुज़ को बच्चों के अंदर बैठाना, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसके बोलने का जो इमला है उसको दुरुस्त करना बहुत आसान होगा। दोनों सही है, तो इसका भी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल, 5 सवाल और हैं, देख लीजिए। छोटे बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें बेजा ताईम यानी ओवर जनरलाइजेशन, बेजा ताईम का मतलब ओवर जनरलाइजेशन का रुझान पाया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मोहताद अंदाज में सीखते हैं। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। जी, वो उस ज़बान में रवानी के लिए कवायद को बरतते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। भाई, बच्चे अपने वालिदैन से नहीं सीखते हैं, कवायद को बरतते रहिए। छोटे बच्चे उर्दू कवायद को थोड़ी बरतते हैं। उर्दू कवायद अगर छोटे बच्चों के लिए होता तो बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए उर्दू कवायद क्यों लिखता? सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए कवायद क्यों लिखता? भाई, कवायद तो है ऊपर क्लास के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कवायद नहीं बरते जाते, बुनियादी उसूल नहीं होते। जी, तो छोटे बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें ओवर जनरलाइजेशन का जो रुझान पाया जाता है, क्योंकि वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। तो इस वजह से इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो। मतन से मालूमात अख़ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे उनकी ताबीर करना खाली जगह है, पेशगोई है, तकाबुल है, सरसरी मुताला है, इस्तिंबात यानी अंदाज़ा लगाना है। सरसरी मुताला की किस्मों को कल मैंने पढ़ाया भी था। देखिए, मतन से मालूमात जो अखज़ करता है बच्चा, जो लेता है, और लफ्ज़ी सतह से परे उनकी ताबीर करता है। परे का मतलब जो मन में आया उसकी ताबीर करता है, यानी अंदाज़ा लगाता है, तो वो इस्तिंबात कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अंदाज़ा जो लगाता है, परे ताबीर करता है, वो इस्तिंबात होता है। तो 27 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 सवाल और हैं। दर्जा पंजुम का तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त, जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के जरिया वो अपना खाली जगह कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, आमोज के लिए अंदाज़ा कद्र, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तमाम साथियों को बताना चाहूँगा, देखिए चारों का चारों ऑप्शन हमने जो आपको सिलेबस बताया है, देखिए हमारे यहाँ ऐड है या नहीं है? देखिए ऐड है कि नहीं है? आमोजिश का अंदाज़ा कद्र है, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश है, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र है। चारों ऐड है या नहीं है? तो ये CTET पूछता है, और जो CTET पूछता है वही हम आपको पढ़ाएंगे। तो कृपया करके आप लोग 8 बजे रात में थ्योरी क्लास मारूजी सवाल, जी मेयारी तैयारी आपको AR डिजिटल पर करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन हो जाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट।
खैर, तो हम बता रहे थे कि दर्जा पंजुम का तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो मतलब आसानी से समझना और पढ़ने में दुश्वारी जब होगी तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा अंदाज़ ए कद्र बतौर आमोजिश। क्या होगा? अंदाज़ ए कद्र बतौर आमोजिश। इसको सी ऑप्शन 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे सारे टॉपिक को। जबान के अंदाज़ ए कद्र का मतलब क्या है? पैमाइश, मतलब जबान के अंदाज़ ए कद्र का मतलब खाली जगह पैमाइश है। देखिएगा क्या है, अपने हमजोलियों के मुकाबले में हर आमोजगार ने किस तरह कामयाबी हासिल की, या फिर इनकी कुल या मजमूई हुसूलियाबी, या फिर आमोजगारों की ज़बान में हुसूलियाबी, या फिर आमोजगारों की ज़बान की काबिलियत, या फिर महारत। तो दोस्तों ज़बान के अंदाज़ ए कद्र का मतलब क्या होता है? आमोजगारों की ज़बान की काबिलियत या महारत। तो 29 नंबर का ऑफिशियल आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्टीफन क्रीशन के काबिल फ़हम मवाद में शामिल है आमोजगारों को उनकी ज़बान और कुल्लिये की सतह के मुताबिक ज़बान फराहम करना, आमोजगारों को दरसी कुतुब और असातिज़ा के ज़रिए मौसूल मवाद, आमोजगार मतलब सीखने वाला, मैंने बताया था शुरू में ही, उनकी ज़बान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़बान के रूबरू करना, आमोजगारों को उनकी सतह से थोड़ा ऊपर मतन और मवाद के रूबरू करना। 30वां सवाल है, आज के क्लास का आखिरी सवाल है। तो दोस्तों स्टीफन क्रीशन के मुताबिक काबिल फ़हम मवाद में जो शामिल है वो है आमोजगारों को उनकी ज़बान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़बान के रूबरू करना। दोस्तों ये 30 सवाल हमने आपको क्यों कराए? हमारा मन नहीं था कराने का। आप कहेंगे क्यों नहीं था सर? सीटीएट का मवाद यकीनन जो है दोस्तों मुश्किल है। सीटीएट का जो मवाद है यकीनन जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 1-2 सालों में बहुत मुश्किल है। तो थ्योरी को पढ़े बगैर, थ्योरी को याद किए बगैर सवाल का हल मुश्किल है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए आप आज ही AR डिजिटल से जुड़ जाइए। ये सवाल पढ़ाने का मतलब हमारा आपको डराना नहीं है, बल्कि सवाल मुश्किल होते हैं ये बताना और समझाना मकसूद है। इसीलिए थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को समझिए। अगर आपने पिछले 2 क्लास नहीं देखे हमारे थ्योरी के, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 का लिंक आपको मिलेगा जी, प्ले लिस्ट हमारा बना हुआ है सीटीएट दिसंबर 2024 का, तो आप उसको जो है देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। बाकी अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे, तो आप लोग अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए 748 72 348। सिर्फ 199 रुपये में आपको जी 60 नंबर का मसला हल हो जाएगा। वनली 199 रुपये, मामूली फीस है, पैसे को मत देखिए, तैयारी कीजिए ताकि आप एक बार में क्वालिफाई कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कर सकें। सर थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ साथ करवाइए, ये भी बेहतर आइडिया है। इंशाल्लाह वो भी हमारी कोशिश होगी। बहरकैफ तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी